अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान की तैयारियां जोरों शोरों से तो चल रही हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ये प्राण प्रतिष्ठान 22 जनवरी को हो भी पाएगा या फिर कि नहीं। आपको बता दें, शंकराचार्यों के बाद अब ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन हाई कोर्ट पहुंच गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और मांग की गई है कि ये जो प्राण प्रतिष्ठान किया जा रहा है ये धर्म विरोधी है और इसी के साथ संविधान विरोधी है। इसलिए इस प्राण प्रतिष्ठान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा देनी चाहिए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या याचिका दाखिल की गई है, जज साहब ने क्या कहा है, और इसी के साथ हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र पांडे ने क्या बड़ा खुलासा किया है। आखिर क्यों 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान नहीं होना चाहिए, आपको सारे बयान सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले खबर की शुरुआत बैकग्राउंड से करते हैं। क्या खबर है, बैकग्राउंड फटाफट से बता देती हूँ। खबर आप देखिए मनी कंट्रोल की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कोर्ट पहुंचा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा, हाई कोर्ट ने अयोध्या के समारोह पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक नहीं दो याचिकाएं दाखिल की गई हैं। एक याचिका गाजियाबाद के एक शख्स ने दाखिल की है, भोलानाथ नाम बताया जा रहा है। उनका कहना है कि ये जो प्राण प्रतिष्ठान हो रहा है इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा देनी चाहिए क्योंकि कोई मुहूर्त नहीं है, पहली बात। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि राम मंदिर अभी पूरा बनकर तैयार नहीं हुआ है और जब तक मंदिर पूरा बनकर तैयार नहीं हुआ है तब तक उसका प्राण प्रतिष्ठान नहीं किया जा सकता है। तो पहले यही बात शंकराचार्यों ने कही और अब यही बात इलाहाबाद हाई कोर्ट में कही जा रही है। और इससे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, जो दूसरी याचिका दाखिल की गई है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि उसमें मुख्य पॉइंट्स उठाए गए हैं, बड़े बिंदु उठाए गए हैं और एक तरीके से ये जो प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम होने वाला है उसको लेकर मोदी सरकार को और योगी आदित्यनाथ को फुल एक्सपोज भी किया गया है। तो जो लॉयर्स की तरफ से याचिका दाखिल की गई है उसमें क्या पॉइंट्स हैं, क्या मांग की गई है, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा। पत्रिका की खबर है, इसमें लिखा है कि राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले 14 से 22 जनवरी तक पूरे राज्य में धार्मिक समारोह आयोजित करने के सरकार के निर्णय को जनहित याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई है। तो सरकार की तरफ से एक शासनादेश निकाला गया है जिसमें आदेश ये किया गया है कि 14 से 22 जनवरी तक पूरे राज्य में यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में धार्मिक समारोह किया जाए। इस पर रोक लगाने के लिए लॉयर्स ने याचिका दाखिल की है। आगे सुनिए, इसमें लिखा है कि ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष नरोत्तम शुक्ल और अधिवक्ता आशुतोष कुमार तिवारी, अरविंद कुमार राय, राकेश कुमार गुप्त, गुंजन शर्मा, धर्मेंद्र सिंह आदि की ओर से दाखिल जनहित याचिका में इस संबंध में मुख्य सचिव द्वारा जारी शासनादेश को रद्द किए जाने की मांग की गई है। तो मुख्य सचिव ने एक शासनादेश जारी किया है और इस शासनादेश के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो सुनिए कि किस तरीके से खेल किया जा रहा है, किस तरीके से पंडितों का काम जिला अधिकारियों को दिया जा रहा है और ये अपने आप में कितनी हंसने वाला शासनादेश है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसमें लिखा है कि मुख्य सचिव की ओर से जारी शासनादेश जनहित याचिका में कहा गया है कि 21 दिसंबर 2023 को मुख्य सचिव ने शासनादेश जारी कर सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अपने जिलों में 14 से 22 जनवरी तक सभी मंदिरों में भजन, कीर्तन, रामायण, मानस पाठ, रथ यात्रा, कलश यात्रा आदि आयोजन करवाएं। तो जिला अधिकारी अगर उत्तर प्रदेश के जिलों में ये काम करवाएगा तो पंडित क्या करने वाले हैं? क्या इस बात के लिए जिला अधिकारी को नियुक्त करा गया है कि वो मानस पाठ करवाए, यात्रा निकलवाए, कलश यात्रा निकलवाए और उसी के साथ भजन कीर्तन करे? और ये सचिव की तरफ से शासनादेश जारी किया गया है। आप देख सकते हैं कि इस शासनादेश को जारी किया गया और किस तरीके से खबर दबा दी गई। गोदी मीडिया ने कोई सवाल नहीं किया और अब ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा है और हाई कोर्ट कौन लेकर पहुंचा है? लॉयर्स लेकर पहुंचे। कह रहे हैं कि ये जो शासनादेश है एक तरफा है, इसको तुरंत कैंसिल कर देना चाहिए। और इससे इंपॉर्टेंट जो आगे बात कही गई है वो और भी ज्यादा मुख्य इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें हमारा और आपका टैक्स पेयर का पैसा खर्च हो रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, आगे सुनिए। इसमें लिखा है कि राजकीय कोष से इतने लाख जारी। इन कार्यक्रमों में सभी गांव, ब्लॉक, जिला और शहरों में आंगनवाड़ी आशा बहुएं, ANM
आदि कर्मचारियों का सहयोग लेने का भी निर्देश दिया गया है। तो पूरा अमला लगा दिया गया है। जब जिलाधिकारी से भजन और कीर्तन करने के लिए कह दिया जाए तो कुछ भी कहा जा सकता है। आगे सुनिए इसमें क्या लिखा है। रकम लिखी हुई है कि कितना पैसा लगाया जा रहा है, वो भी राज्य के कोष से। इसमें लिखा है कि साथ ही कथावाचकों, कीर्तन मंडलियों आदि को राजकीय कोष से 590 लाख रुपए भुगतान के लिए जारी किए गए हैं। अब आप समझ सकते हैं, जहां एक तरफ राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा लिया जा रहा है, करोड़ों रुपए की राशि ली गई है, उसका ये लोग ब्यौरा दे नहीं रहे। उसमें किस तरीके से धांधली की और घोटाले की खबरें निकलकर सामने आई, हमने आपको खबर दिखाई। और इन सब के बीच देखिए कि 590 लाख रुपए राजकीय कोष से खर्च किया जा रहा है। किस लिए खर्च किया जा रहा है? ये जो मंडलियां, ये जो कीर्तन और ये कथावाचक बुलाए जा रहे हैं, इनको पैसे दिए जा रहे हैं। अगर ये पैसा राजकीय कोष से खर्च किया जा रहा है तो जो राम मंदिर निर्माण के लिए जो चंदा लिया गया है, वो पैसा कहां चला गया? सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है। लेकिन इन सब सवालों के जवाब आपको कोई नहीं देगा। और सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि ये खबरें भी आपको कोई नहीं दिखाएगा। फिलहाल इसी पर उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार राशिद जहीर से मैंने बातचीत की है। उन्होंने किस तरीके से मोदी सरकार को फुल एक्सपोज कर दिया है और अच्छी खासी पकड़ रखने वाले राशिद जहीर जी ने क्या बड़ा पॉइंट उठाया है, इस बयान को ध्यान से सुनिए। मैम कि मैं बताना ये चाहता हूं कि इनका काम क्या था। भाई एक बात बताइए, हड्डी का डॉक्टर आंख का ऑपरेशन करेगा क्या? आपको वोट दिया गया संविधान के मुताबिक देश को चलाने के लिए, आप बन गए वहां पे भगवा पहन के पंडित। पंडित जी थोड़ी ने बनाया था आपको। जाकर फिर बैठ जाओ ना जा किसी मठ में। आप मठ के बंदे को लाकर बना रहे हैं, चलिए वो संविधान का काम तो कर रहा है योगी जी, लेकिन आप कौन है? आपने छुट्टी ली है प्रधानमंत्री कार्यालय से। आपकी तमाम मेहनत, तमाम पैसा, तमाम जितने भी संसाधन हो सकते थे मेरे और आपके पैसे से, आपके और मेरे टैक्स से, वो लग रहे हैं इस चीजों में। तो सुना आपने, राशिद जहीर जी का कहना है कि हमने आपको वोट दिया है सरकार चलाने के लिए, इसलिए वोट नहीं दिया है कि आप भगवा ओढ़कर पंडित बन जाए। और यहाँ पर वो इम्पोर्टेंट बात ये भी कहते हैं कि किस तरीके से टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च किया जा रहा है, इसका हिसाब कौन देगा। कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन इन सवालों को किस तरीके से गोदी मीडिया ने गायब कर दिया है। सबसे ज्यादा समझने वाली बात यहाँ पर यह है, जहां एक तरफ संविधान विरोधी से बताया जा रहा है जिस तरीके से सचिवों को शासनादेश जारी किया गया है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि ये धर्म विरोधी भी कहा जा रहा है। शंकराचार्यों ने तो यहाँ तक कह दिया कि मंदिर को लेकर किसी तरह का कोई मुहूर्त नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद 22 जनवरी को इसका उद्घाटन किया जा रहा है। मंदिर अभी अधूरा है, इसका उद्घाटन सिर्फ और सिर्फ 2024 लोकसभा चुनाव को साधने के लिए किया जा रहा है। वैसे यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है अब वो ये है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान हो ही नहीं सकता। और ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र पांडे का ये बयान ध्यान से सुनिए। अनुष्ठान में यजमान को 11 दिन का तप करना था और आज यजमान हटाया गया, तो जो भी नया यजमान होगा उसका 11 दिन का तप पूर्ण नहीं होता। उस कंडीशन में यजमान को हटाना, नए यजमान को ले आना, अर्थात ये जो मुहूर्त है, ये मुहूर्त भी नहीं चाहता कि राम जी का अधूरे मंदिर पे प्राण प्रतिष्ठा हो, इसलिए ये सारी प्रक्रिया शुरू हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐन मौके पे रामचंद्र जी चाहेंगे कि ये प्राण प्रतिष्ठा बिना बने हुए मंदिर पे न हो, इसीलिए सारे ये समीकरण बनते चले जा रहे हैं। तो सुना आपने, ये देवेंद्र पांडे जी हैं, अच्छे खासे विद्वान हैं, पकड़ रखते हैं। जब ये लोग शंकराचार्य की बात सुन नहीं रहे तो देवेंद्र पांडे जी की बात को क्या ही तवज्जो देंगे, आप समझ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो पॉइंट देवेंद्र पांडे जी की तरफ से उठाया गया है वो काफी महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि यजमानी के पद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटा दिया गया है। 15 जनवरी को ये खबर निकलकर सामने आई और 22 जनवरी को ये प्राण प्रतिष्ठान होने वाला है। अब प्राण प्रतिष्ठान के लिए 11 दिन का समय बचा नहीं है और जो प्राण प्रतिष्ठान करता है उसे 11 दिन का अनुष्ठान करना होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे थे क्योंकि उन्हें यजमान बनाया गया था। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई कि किस तरीके से मोदी जी मंदिर को साफ कर रहे हैं, कम खाना है, कम बोलना है, शॉल ओढ़ना है और जमीन पर सोना है।
लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आई है उससे इतना तो साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान नहीं है और जिसे यजमान बनाया गया है वो है मंदिर के ट्रस्टी और उनकी पत्नी। तो ऐसे हालातों में पेच यहाँ जाकर फंस जाता है कि अब राम मंदिर उद्घाटन के लिए 11 दिन का समय नहीं बचा है और 11 दिन का अनुष्ठान तो मोदी जी कर रहे थे जो कि अभी भी चल रहा है और यजमान जो असल है वो 11 दिन का अनुष्ठान कैसे कर पाएगा क्योंकि अब सिर्फ 4 से 5 दिन का समय बचा है। तो अनुष्ठान भी अधूरा है, मंदिर भी अधूरा है और किस तरीके से इसका उद्घाटन किया जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठान किया जा रहा है, बिना मुहूर्त के किया जा रहा है, आप खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात वो है जो कि लॉयर्स ने उठाई है। लॉयर्स का कहना है कि जो शासनादेश जारी किया गया है वो संविधान विरोधी है क्योंकि संविधान हमें ये इजाजत नहीं देता कि हम किसी धर्म के कार्यक्रम में जो सरकारी अमला है उसे लगा दिया जाए और राजकीय कोष का पैसा खर्च किया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका तो पहुंच गई है लेकिन तत्काल सुनवाई के लिए मना कर दिया गया है और कहा है जब इसका नंबर आएगा तो इसकी सुनवाई की जाएगी। फिलहाल सुनवाई जब होगी तब क्या होगा क्या नहीं होगा फैसला निकलकर सामने आएगा। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो याचिकाएं हैं वो किस तरीके से मोदी सरकार का जो राम मंदिर का 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम है उसको एक्सपोज करती हुई नजर आ रही हैं। किस तरीके से पैसा बहाया जा रहा है, किस तरीके से जिलाधिकारियों को लगाया जा रहा है, किस तरीके से इस मंदिर के उद्घाटन को एक चुनावी प्रचार बना दिया गया है, एक इवेंट बना दिया गया है। आप इस खबर से, इस याचिका से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल इन बयानों पर, इस खबर पर, इस याचिका पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि क्या 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान होना चाहिए? इस सवाल के जवाब में आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।